इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की चर्चा करेंगे। आय का जो चक्रीय प्रवाह है, और यहाँ आय का अर्थ किसी अर्थव्यवस्था या किसी देश की राष्ट्रीय आय से है, उसका आशय ये है कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। हम लोग जानते हैं कि चरों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्टॉक चर और प्रवाह चर। तो स्टॉक चरों में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, और प्रवाह चरों का मतलब होता है ऐसे चर जो समय के साथ निरंतर परिवर्तनशील हैं। और जब निरंतर परिवर्तनशील हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि इस राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, ये सारे तत्व निरंतर आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और इनके परिणामस्वरूप उत्पादन में परिवर्तन होता है। और जो उत्पादन होता है और परिवर्तन मुख्यतया सामान्य रूप में इस अर्थ में हम देखते हैं कि समय के साथ आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है, अर्थात राष्ट्रीय आय में उत्पादन में वृद्धि होती है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादन से है, और ये उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। और ये विभिन्न जो साधन हैं, ये आपस में अपनी क्रियाओं से या अपनी सेवाओं से उत्पादन में अभिवृद्धि या वृद्धि लाते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि जो आय है ये एक प्रवाह है, और प्रवाह का मतलब है कि एक प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर समय के साथ विभिन्न उत्पादन के साधन कार्यरत रहते हैं, अपनी क्रिया करते रहते हैं, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते रहते हैं, और इनके फलस्वरूप उत्पादन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और ये जो निरंतर उत्पादन में परिवर्तन होता है या वृद्धि होती है, ये वृद्धि अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों के हाथों से गुजरती है और एक चक्रीय क्रम में गुजरती है। और चक्रीय क्रम में गुजरने का मतलब हुआ जैसे कि एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना, इस तरह से दो वर्गों या दो समुदाय या आप कह सकते हैं दो जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उनके मध्य इस प्रकार से संबंध होता है। और उत्पादन की इस प्रक्रिया में ये लेन देन निरंतर चलता रहता है, और इसलिए कहा गया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में निरंतर गति बनी रहती है, उत्पादन क्रियाएं निरंतर क्रियाशील रहती हैं, और ये एक प्रवाह का रूप लेती हैं। और क्योंकि ये प्रवाह निरंतर समय के साथ चलता रहता है, और इसलिए सरलता की दृष्टि से हम इस प्रवाह में से एक निश्चित समयावधि चुनते हैं और उसके भीतर ये देखते हैं कि किस प्रकार से साधन चक्रीय रूप में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर या एक हाथ से दूसरे हाथ में परिवर्तित होते रहते हैं, और ये निरंतर ये प्रक्रिया जो है ये चक्रीय क्रम में या वर्तुल क्रम में चलती रहती है। यहाँ हम ये भी आपको ध्यान दिला दें, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आय या राष्ट्रीय का आय का अर्थ उत्पादन से है, और क्योंकि उत्पादन का जो भौतिक स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है, सबको एक में जोड़ा नहीं जा सकता, सबकी इकाइयाँ एक जैसी नहीं होती, इसलिए हम उनके मौद्रिक मूल्यों को जोड़ते हैं, और इस रूप में राष्ट्रीय आय या हम कह सकते हैं उत्पादन को हम मौद्रिक मूल्यों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो एक तरह से अब हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। और क्योंकि उसी प्रक्रिया ये जो उत्पादन या आय का जो प्रवाह है और जो निरंतर गतिशील है, चलता रहता है वर्ष प्रतिवर्ष वर्षों तक, उनमें से हम किसी निश्चित समयावधि में इस प्रवाह को देखने का प्रयास करते हैं, और ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये उत्पादन
एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरते हुए एक चक्रीय स्वरूप ले लेता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में ये जो विभिन्न वर्ग हैं या जो विभिन्न हम कह सकते हैं क्षेत्र हैं, जिनके माध्यम से क्रियाओं का या उत्पादन का आदान प्रदान एक हाथ से दूसरे हाथ में होता है, उनको हम 4 भागों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो हेडिंग ही हमारी लिखी हुई है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसका मतलब हम अर्थव्यवस्था को 4 सेक्टर में यहाँ बांट के चल रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम 2 सेक्टर में बांटते हैं, 3 सेक्टर में बांटते हैं और 4 सेक्टर में बांटते हैं। और यदि हम चारों सेक्टर का एक साथ लें तो एक तरह से अर्थव्यवस्था का उत्पादन का संपूर्ण जो प्रवाह है वो देखा जा सकता है। और इसलिए हमने चारों सेक्टर्स को यहाँ प्रयोग किया है और इनके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय का ये चक्रीय प्रवाह कार्यशील होता है, क्रियाशील होता है। तो जो 4 सेक्टर लिए गए हैं उसमें पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, पारिवारिक क्षेत्र। दूसरा सेक्टर है बिजनेस सेक्टर, जिसको हम फर्म्स भी कहते हैं। हम जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो एक तरह से वैयक्तिक क्षेत्र है और ये क्षेत्र या इस हाउस होल्ड सेक्टर में जो लोग आते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर उत्पादन की क्रियाओं में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और अपनी सेवाओं के माध्यम से उत्पादन में सहयोग करते हैं, उत्पादन में वृद्धि करते हैं। और इनके बदले इनको अपनी सेवाओं के बदले में प्रतिफल मिलता है, जिसको हम लोग फैक्टर इनकम के नाम से जानते हैं, कारक आय या साधन आय। इसका मतलब ये उत्पादन के विभिन्न साधनों के रूप में उत्पादन क्रिया में अपना योगदान देते हैं और इस योगदान के बदले उन्हें आय प्राप्त होती है और इस आय को वह अपने उपभोगों पर व्यय करते हैं। तो ये 2 काम करते हैं। एक तो ये उत्पादन की क्रियाओं में सहयोग करते हैं और उत्पादन क्रियाओं में जब ये सहयोग करते हैं तो ये श्रमिक के रूप में, अध्यापक के रूप में, इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, जिस किसी भी रूप में ये अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और इन सेवाओं के बदले में इनको मजदूरी मिलती है, इनको वेतन मिलते हैं और वृद्धावस्था में इन्हीं वर्गों को पेंशन भी मिलती है। तो ये इनकी आय के स्रोत हैं जिनको वो अपने उपभोग क्रियाओं पर व्यय करते हैं। ध्यान रहे कि हाउस होल्ड सेक्टर के जो व्यक्ति हैं ये उत्पादन में सहयोग करते हैं, आय प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। उत्पादन में सीधे इनकी कोई भागीदारी नहीं होती, अतः ये प्रत्यक्षतः उत्पादक का काम नहीं करती है। अब दूसरा वर्ग है जिसको हम कह रहे हैं फर्म्स या बिजनेस सेक्टर। अर्थव्यवस्था के इन्हीं व्यक्तियों में से जो अर्थव्यवस्था के निवासी हैं, जो किसी देश के निवासी हैं, उनमें से अनेक लोग उत्पादन का कार्य करते हैं और सामान्य तौर पर हम इन्हें फर्में कहते हैं और जिसमें कई बार व्यक्तिगत रूप में भी और कई बार एक सामूहिक रूप में ये कंपनियों का निर्माण करते हैं, उद्योगों का निर्माण करते हैं फर्में का, और जिसके माध्यम से ये उत्पादन कार्य करते हैं। अर्थात वस्तुओं का उत्पादन ये वर्ग करता है और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराता है अर्थव्यवस्था के अन्य विभिन्न क्षेत्रों को। और ये वस्तुएं उत्पादन से संबंधित वस्तुएं हो सकती हैं, पूंजीगत पदार्थ हो सकते हैं, उपभोग पदार्थ हो सकते हैं, कच्चे माल हो सकते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हो सकती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं। जो कुछ भी उत्पादन अर्थव्यवस्था में होता है वो इसी वर्ग द्वारा उत्पादित किया जाता है और अर्थव्यवस्था के शेष
जो क्षेत्र हैं उनको ये इसे उपलब्ध कराते हैं। तो इन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इनको जो आय प्राप्त होती है ये इनकी आय होती है, और ये वस्तुओं और सेवाओं के एक तरह से बिक्री से ये प्राप्त करते हैं। और क्योंकि ये जो उत्पादक वर्ग है, ये उत्पादन जो हाउस होल्ड सेक्टर पारिवारिक क्षेत्र है, उनके वो जो व्यक्ति हैं उनकी सेवाओं का अपने उत्पादन की क्रियाओं में ये उपयोग करते हैं, और इसलिए उन जो क्षेत्र है हाउस होल्ड सेक्टर पारिवारिक, उनकी जितनी सेवाओं का उपयोग ये फर्में या व्यावसायिक क्षेत्र वाले करते हैं, उनको उनके बदले में उनका पारिश्रमिक या उनके कारक भुगतान या साधन भुगतान वो करते हैं। इनके जो संबंध सरकारी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से, उनका भी हम योगदान अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी केवल आपको बता रहे थे कि 4 सेक्टर में हमने अर्थव्यवस्था को बांटा है। एक हाउस होल्ड सेक्टर है, पारिवारिक क्षेत्र, दूसरा सेक्टर है व्यावसायिक क्षेत्र, और तीसरा सेक्टर है जब अर्थव्यवस्था में सरकारें आर्थिक विकास में रुचि लेती हैं और सरकारें सम्मिलित हो जाती हैं, वैसी स्थिति में एक तीसरा क्षेत्र हो जाता है सरकारी क्षेत्र। और सरकारी क्षेत्र का जो काम है वो सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराना है, और जनता से सार्वजनिक सेवाओं के उपलब्ध कराने के बदले में कर प्राप्त करना है, और इस प्रकार से आय के ये इनके स्रोत होते हैं। और जो सेवाएं वो जनता से लेते हैं, मतलब व्यावसायिक पारिवारिक क्षेत्र से लेते हैं, उनके बदले में वो भुगतान करते हैं उनको, उनके मजदूरी के रूप में, उनके वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में। इसी तरह से व्यावसायिक क्षेत्र से जो वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं वहाँ उनका वो भुगतान करते हैं, और व्यावसायिक क्षेत्र के माध्यम से भी कंपनियों पर जो कर लगते हैं, वस्तुओं सेवाओं पर जो कर लगते हैं, वो कर राशि जो है व्यावसायिक क्षेत्र के माध्यम से भी सरकारों को प्राप्त होती है। तो ये काम ये सरकार का होता है। और चौथा सेक्टर जो है, अब यदि हम विदेशों से भी लेन देन करते हैं तो वैसी स्थिति में एक तीसरा क्षेत्र, चौथा क्षेत्र हमारे सामने आ जाता है, जिसको हम कहते हैं विदेशी क्षेत्र या फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर या विदेशी क्षेत्र से भी हमारे आदान प्रदान वस्तुओं और सेवाओं के होते हैं, और सभी क्षेत्रों द्वारा होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा भी होता है, व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा भी होता है, सरकारी क्षेत्र भी द्वारा होता है, और इस प्रकार से ये चारों क्षेत्र आपस में देश में होने वाले कुल उत्पादन का लेन देन, वितरण, आय वो लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और ये जो क्रम है, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र, पहले से दूसरे, मतलब सब एक तरह से वो संबंधित हैं, और एक चक्रीय क्रम में ये कार्य होता रहता है विद इन सेक्टर्स, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य भी और सामूहिक तौर पर भी। और इसी आय के इस प्रवाह को हम लोग राष्ट्रीय आय का प्रवाह कहते हैं। अब हम एक एक क्षेत्र का आपको संबंध दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं, उसके बाद हम उनको जो ब्लैक बोर्ड पर हमने चित्र बनाया हुआ है उसको हम आपको समझाएंगे, और वो तब समझने में आपको ज़्यादा आसान होगा। तो पहले हम देखते हैं, ये दोनों क्षेत्र लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर है, और हाउस होल्ड सेक्टर का संबंध हम पहले देखेंगे इस बिजनेस सेक्टर से। हम आपको पहले बता चुके हैं कि बिजनेस सेक्टर जो है ये उत्पादन करता है, और ये सेक्टर उपभोग करता है, हाउस होल्ड सेक्टर वस्तुओं और सेवाओं का। लेकिन ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी सेवाओं का योगदान देता है, और क्योंकि ये उत्पादन बिजनेस सेक्टर करता है, इस नाते बिजनेस सेक्टर इनकी सेवाओं का उपयोग करता है, और उनकी सेवाओं के उपयोग के बदले में उन्हें भुगतान करता है, जिसको हम लोग फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं, साधन भुगतान है। तो हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों का, उनके श्रम का, उनकी सेवाओं का
उत्पादन के कार्य में बिजनेस सेक्टर जो वो सहयोग लेता है उसके बदले में उनको भुगतान करता है। और इस प्रकार से बिजनेस सेक्टर से, ये देखिए एरो बना हुआ है, ये फैक्टर पेमेंट्स के रूप में इनको आय प्राप्त होती है हाउस होल्ड सेक्टर। अब जो आय हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त होती है वो यहाँ से भी प्राप्त होती है, अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होती है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से भी प्राप्त होती है, फॉरेन सेक्टर से भी प्राप्त होती है। लेकिन हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो आय प्राप्त होती है उनके सेवाओं के बदले में, वो उन्हीं आयों से अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, और जितनी वस्तुओं सेवाओं का उपभोग वह इन बिजनेस सेक्टर द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का करते हैं, उनके बदले में उनका मूल्य उन्हें चुकाते हैं। और इस प्रकार से जो वस्तुओं और सेवाएं, ये पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा के लिए जो भुगतान करते हैं, और वो वस्तुओं और सेवाएं जो वो बिजनेस सेक्टर से प्राप्त करते हैं, अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र या फर्मों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की गई हैं, उन वस्तुओं का उपभोग जब हाउस होल्ड सेक्टर वाले करते हैं तो वो उनका मूल्य चुकाते हैं। और इस प्रकार से बिजनेस सेक्टर से इनको आय प्राप्त होती है, और ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है बिजनेस सेक्टर द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को खरीदते हैं और इसका वो मूल्य चुकाते हैं। तो ये देखिए सर्कुलर फ्लो है, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर को, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। ये वस्तुएं उत्पादित करते रहते हैं, इनकी सेवाओं का लाभ लेते रहते हैं, सेवाओं के बदले में उन्हें भुगतान करते रहते हैं, ये उनकी वस्तुओं को खरीदते रहते हैं, तो ये वस्तु बनाते रहते हैं, ये वस्तु भोग करते रहते हैं, ये अपनी सेवाओं को उन्हें उपलब्ध कराते रहते हैं, उन सेवाओं के बदले में इनको आय प्राप्त होती रहती है। ये इन दोनों सेक्टर्स के बीच का संबंध है। अब आइए हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो अपनी जनता पर विविध रूपों में कर लगाती है, और वो कर एक तरह से जो वैयक्तिक कर हैं जो हाउस होल्ड्स पर लगाए जा सकते हैं, जैसे आयकर है, इसी तरह के अन्य कर भी। आयकर इसलिए बता रहे हैं कि प्रत्यक्षता आपको दिखाई पड़े कि ये इन व्यक्तियों पर लगते हैं, और जिनकी आय ज़्यादा होती है उस आय के आधार पर प्रत्येक देश अपने निवासियों पर कर लगाता है। तो जो लोग उस सीमा में आते हैं उन पर ये कर लगता है। और भी कर, वस्तुओं सेवाओं पर भी ये कर हाउस होल्ड सेक्टर वाले अदा करते हैं, लेकिन क्योंकि वो कर लगाए जाते हैं इस बिजनेस सेक्टर पर, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे आजकल भारत में देखे हैं तो आप कह सकते हैं ये जीएसटी हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, या इसी तरह के अन्य कर हों, वो सब दूसरे इनके थ्रू मिलते हैं। इस नाते यहाँ पर हम उन्हीं करों का उल्लेख कर रहे हैं जो प्रत्यक्षतः व्यक्तिगत रूप से ये हाउस सेक्टर वाले गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट का सेंस यहाँ पर स्टेट और सेक्टर गवर्नमेंट या अर्थव्यवस्था में या किसी देश में जितनी भी सरकारें हैं उनको उपलब्ध दिए जाने वाले सारे करों को हम यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं, और वे ऐसे कर रहे हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर के व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं प्रत्यक्षता, और उनसे वसूल किए जाते हैं। तो ये सरकारें इनसे कर प्राप्त करती हैं। तो इस तरह का एक संबंध इनसे है, अर्थात सरकारों को हाउस होल्ड सेक्टर से कर प्राप्त होता है, आय। लेकिन सरकारें जो क्रियाएं करती हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर जो काम है हम लोग जानते हैं कि जो उनके प्राथमिक काम है अर्थव्यवस्था में न्याय की व्यवस्था करना, कानून की व्यवस्था करना, शांति सुरक्षा की व्यवस्था करना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, इसके लिए सेनाओं पर जो खर्च होते हैं, पुलिस पर जो खर्च होते हैं, न्यायालय पर जो खर्च होते हैं, ये जो मुख्य काम है, इन पर होने वाले सारे खर्च जो सरकार करती है, तो और इन पर जो खर्च होते हैं वे खर्चे या इन सेवाओं को जो प्रदान कराते हैं या जो इन सेवाओं को, वो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, जो सरकारी कर्मचारियों के रूप में, सेनानियों के रूप में, सैनिकों के रूप में, पुलिसकर्मियों के रूप में, जजों के रूप में, न्यायालय में अधीनस्थ सारे अन्य कर्मचारियों के रूप में, इस रूप में हम बता रहे हैं कि ये कार्य करते हैं। और इन साधनों को, या हम कह सकते हैं कि इन जो वैयक्तिक ये हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, उनको सरकारों से वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में, पेंशन के रूप में आय प्राप्त होती है। तो सरकार को इनसे आय प्राप्त होती है,
तो ये जब सरकार को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तो इनको आय प्राप्त होती है, और इन पर जब सरकारें कर लगाती हैं तो सरकारें इनसे भी आय प्राप्त करती हैं। तो इन दोनों के बीच में इस तरह से पारस्परिक संबंध है। और जैसे जैसे सरकार की क्रियाओं का विस्तार हुआ, और आप जानते हैं कि तमाम ऐसे देश हैं जहां सरकारें प्रत्यक्षतः उन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन भी करने लगी हैं, सेवाओं का जो वैयक्तिक क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारें सीधे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और उनको बेचती हैं जनता को। वैसी स्थिति में सरकार द्वारा उत्पादित या जितनी भी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं, सरकारों द्वारा जो उत्पादित संचालित उद्योग हैं, उनके द्वारा जो भी वस्तुएं सेवाएं निर्मित की जाती हैं, उन सब के बारे का जब ये उपभोग करता है हाउस होल्ड सेक्टर, तो उनका मूल्य उनको चुकाता है। एक तरह से भी सरकारों को आय इनके माध्यम से होती है, जितनी उनकी सेवाओं का ये उपभोग करते हैं। और सरकार एक और रूप में इन व्यक्तियों को आय उपलब्ध कराती है। इसको हम कहते हैं एक पक्षीय भुगतान या ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और जिसका मतलब ये होता है कि सरकार इनसे कुछ लेती नहीं है लेकिन इनको कुछ देती है, और जो देती है उसको हम लोग आर्थिक सहायता कहते हैं, ग्रांट्स इन एड कहते हैं, उनको हम सब्सिडी कहते हैं। इसी रूप में उनको हम छात्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं। जिस किसी भी रूप में सरकारें विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन या बेरोजगारी भत्ता, ये सब एक पक्षीय भुगतान होते हैं, और ये भी इन्हीं जनता को किए जाते हैं सरकारों द्वारा। तो इस प्रकार से सरकारों से इनको इस रूप में भी आय प्राप्त होती है, जिनको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स के रूप में कहते हैं। और जब सेवाओं के बदले मिलती है तो हम इनको फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं, और जो मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में, इस रूप में मिलती है। तो ये जो पेंशन है वो भी एक तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट ही है, क्योंकि बिना कार्य के ही वृद्धावस्था में ये पेंशन दी जाती है। तो ये इस रूप में इनको सरकारों से आय प्राप्त होती है और सरकारों को ये कर अदा करते हैं। इस रूप में इन दोनों क्षेत्रों के बीच में आदान प्रदान होता है। तो यहाँ से कर आय यहाँ जाती है और यहाँ से इनको भुगतान मिलता है। तो ये एक तरह से सर्कुलर फ्लो इन दोनों के बीच में इस रूप में होता है। अब आइए जरा बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। हमने पहले पढ़ा हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के बीच के संबंध, फिर हमने पढ़ा हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच के संबंध। अब हम देखेंगे बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच का क्या संबंध। बिजनेस सेक्टर एक उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ इस क्षेत्र के लोग उत्पादन की क्रियाएं करते हैं, उत्पादन करते हैं, और उत्पादन की क्रियाएं जब ये करते हैं तो आप देख रहे हैं कि उत्पादन करते हैं और इन वस्तुओं को बेचते हैं। और आप जानते हैं कि उत्पादन जब किए जाते हैं तो उत्पादन पर भी कर लगता है, और जब वस्तुएं बेची जाती हैं तो वहाँ भी कर लगता है। उसको हम पहले तो बिक्री पर जब लगाते थे तो बिक्री कर कहते थे, जब उत्पादन पर लगाते थे तो एक्साइज टैक्स कहते थे। भारत में आजकल क्योंकि सभी करों को एक में सम्मिलित कर दिया गया है, इसको इसलिए ऐसे सारे करों को जो वस्तुओं सेवाओं पर लगते हैं और जो इन्हीं उत्पादकों से या विक्रेताओं से वसूल किए जाते हैं बिजनेस क्लास से या बिजनेस सेक्टर से, वे कर हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाते हैं, वस्तु और सेवा कर के रूप में। तो ये कर इनसे प्राप्त किए जाते हैं, वस्तुओं सेवाओं की ये बिक्री करते हैं और इनसे सरकारें कर प्राप्त करती हैं। और वैयक्तिक तौर पर भी जो कंपनियों पर कर लगते हैं, जिनको हम निगम कर भारत में कहते हैं, कारपोरेशन टैक्स कहते हैं, कंपनियों पर लगने वाले कर, उन करों से भी सरकार को बहुत महत्वपूर्ण आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के करों से जो प्रत्यक्षतः उनकी कंपनियों या बिजनेस सेक्टर की आय पर लगते हैं, या बिजनेस सेक्टर द्वारा उत्पादित वस्तुओं या उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगते हैं, इन सारे करों से जो प्राप्त आय होती है वो बिजनेस सेक्टर से सरकार को प्राप्त होती है। अब सरकारें बिजनेस सेक्टर द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करती हैं, जनता के लिए खरीदती हैं, अपने लिए खरीदती हैं और इनका वो भुगतान करती हैं। इसका मतलब है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो बिजनेस सेक्टर द्वारा उत्पादित की जाती हैं और सरकारें प्रत्यक्षतः उनका आप कह सकते हैं कि परचेज करती हैं, क्रय करती हैं इस बिजनेस सेक्टर से, वे उनका सीधे उन्हें भुगतान करती हैं। और इस प्रकार से
वस्तुओं सेवाओं के उपभोग के लिए ये जो है पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये करती है बिजनेस सेक्टर को। देखो एरो लगा हुआ है। और इसी बिजनेस सेक्टर को सरकारें सब्सिडीज भी देती हैं, आर्थिक सहायता भी देती हैं, और इस नाते उस रूप में भी एक पक्षीय भुगतान के रूप में भी इनको सब्सिडीज के रूप में बिजनेस सेक्टर को सरकार से आय प्राप्त होती है। और सरकार को जो इनसे आय प्राप्त होती है वो टैक्स पेमेंट्स के रूप में। अब एक सेक्टर और रह गया और वो है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि फॉरेन सेक्टर में विदेशों से हम वस्तुएं सेवाएं मंगाते हैं, विदेशों को हम अपनी वस्तुएं सेवाएं भेजते हैं। एक काम तो पहला ये हो गया। इसी प्रकार किसी देश के निवासी दूसरे देशों में जाके कार्य करते हैं और जिसके बदले में वहाँ उन्हें वेतन या आप कह सकते हैं पारिश्रमिक मजदूरी आदि के रूप में उन्हें आय प्राप्त होती है उन देशों में। तो विदेशों में एक देश के निवासी दूसरे देश में जाके आय प्राप्त करते हैं अपनी सेवाओं के बदले में। और ये हाउस होल्ड सेक्टर के लोग जाएंगे वहाँ, जैसे अपने देश में काम करते हैं वैसे विदेशों में जाके काम करेंगे। तो इस रूप में एक संबंध ये है। और एक संबंध हमने पहले बता दिया कि विभिन्न देशों में जितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं उनमें से तमाम वस्तुओं सेवाओं को हम अपने देश में या किसी देश में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये वहाँ की वस्तुएं हमारे देश में आती हैं। और ये जो वस्तुएं होती हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, उत्पादन से संबंधित हो सकती हैं, पूंजी पदार्थ हो सकती हैं, मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकते हैं, या इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, खादें हैं, दवाएं हैं, ये सारी चीज़ें इस रूप में आती हैं। प्रत्यक्षतः उपभोक्ता की वस्तुएं हो सकती हैं जिनको हम विदेशों से मंगाते हैं। तो इसका मतलब कि विभिन्न देशों से जो वस्तुएं हम मंगाते हैं ये इन वस्तुओं के लिए जो पेमेंट्स होता है वो विदेशी सरकारों को होता है। और ये मंगाने वाला तीनों वर्ग हो सकता है। ये हाउस होल्ड सेक्टर भी हो सकता है, ये बिजनेस सेक्टर भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर प्रत्यक्षतः विदेशी वस्तुओं अपने लिए उपभोग के लिए वस्तुओं का आयात करता है। बिजनेस सेक्टर जो है वो उत्पादन संबंधी वस्तुओं को, मशीनरी को, कच्चे माल को, मध्यवर्ती वस्तुओं को, इस तरह की तमाम उन वस्तुओं को विदेशों से मंगाता है जिनको वो अपने उत्पादन प्रक्रिया में लगाएगा और जिनके माध्यम से वो उत्पादन करेगा। टेक्नोलॉजी हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, नई नई मशीनें आयात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आता है वो करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो तमाम सुरक्षा से संबंधित उपकरणों को, युद्ध प्रणाली से संबंधित जितनी भी नए नए आविष्कार हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब सारी चीज़ों को वो विदेशों से हम लोग या सरकारें मंगाती हैं। तो इस रूप में मेरे कहने का अर्थ ये है कि सरकारें भी विदेशों से इंपोर्ट करती हैं, बिजनेस सेक्टर भी इंपोर्ट करते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर भी इंपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये इंपोर्ट करेंगे और उनको भुगतान करेंगे। अब देखिए एक और कार्य जो होता है वो है ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये विदेशों में जाके काम करेगा, वहाँ से आय प्राप्त करेगा। लेकिन जो लोग विदेशों में रहते हैं वो विदेशों की जो फर्में हैं उनकी सेवाओं का उपभोग करते हैं। वस्तुओं का तो उपभोग हो गया, उनकी सेवाओं का उपभोग करते हैं। और सेवाओं का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक देश का निवासी दूसरे देश में जाता है या दूसरे देश में रहता है, वहाँ आय अर्जित करता है, तो वो क्या क्या वहाँ सेवाएं उपलब्ध होती हैं विदेशियों द्वारा, हम उनकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। एक तो है टूरिज्म, पर्यटन। तो जो लोग दूसरे देशों में पर्यटन के लिए जाते हैं वहाँ जितने दिन रुकते हैं, वहाँ जितना पेमेंट करते हैं, होटल का पेमेंट करते हैं, आवागमन में जिन सुविधाओं का विदेशी वो उपयोग करते हैं, यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं, उनका पेमेंट करते हैं, बैंकिंग सेवाओं का उपभोग करते हैं,
चिकित्सा सेवाओं का उपभोग करते हैं। अगर कोई भी वहाँ पढ़ने जाता है दूसरे देशों में, तो वहाँ पर जितना भी शिक्षा पर खर्च होता है उस पर व्यय करता है। तो ये तमाम जो सेवाएं हैं, शिपिंग की सेवाएं हैं, एयरपोर्ट की, ये सारी सेवाएं जो यातायात की सेवाएं हैं, बैंकिंग की सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस है। आप जानते हैं कि विदेशों में जाने के लिए अगर वहाँ पर रहते हो तो बिना इंश्योरेंस के वहाँ आप नहीं रह सकते, और तरह तरह के इंश्योरेंस सब होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। तो ये सारी चीज़ों पर जितना प्रीमियम हम अदा करते हैं, जितना कुछ भुगतान करते हैं, ये सब भुगतान हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा विदेशियों को किया जाता है। इसी तरह से जो विदेश के लोग भारत में आके किसी दूसरे देश में आके रहते हैं और इस तरह के व्यय करते हैं, वो सारे जो आय रहती है विदेशियों द्वारा जो व्यय किया जाता है वो इस देश को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक तो प्रत्यक्षतः है जो वस्तुओं का, सेवाओं का एक्सपोर्ट होता है उसके बदले आय प्राप्त होती है, और दूसरे ये जो विदेशी नागरिक इस देश में किसी देश में जाके जो खर्चे करते हैं विभिन्न सेवाओं पर, उनसे जो आय उस देश को प्राप्त होती है वो उनकी आय है। और इसी प्रकार एक देश दूसरे देश में जो करता है, दूसरे देश की वस्तुओं को इंपोर्ट करता है तो उसे भुगतान करना पड़ता है, और दूसरे देशों में जो वो विभिन्न सेवाओं पर खर्च करता है उस देश के निवासी, वो उन्हें भुगतान करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से एक तीसरी और मद है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं उनमें कई बार कई देशों को आर्थिक सहायताएं दूसरे देश देते हैं, कई आपातकालीन स्थितियों में, कहीं कोई बहुत कमज़ोर स्थिति में है तो धनी देश उसकी मदद करते हैं। तो ये आर्थिक जो सहायताएं हैं, भूकंप, बाढ़ या इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तब, या युद्ध कहीं हो जाए तब, महामारी फैल जाए तब, ऐसे दूसरे देश दूसरे देशों की आर्थिक मदद करते हैं। और कई बार ये मदद मुफ्त की होती है, फ्री होती है, बिल्कुल एक पक्षी होती है। तो ऐसे पेमेंट्स भी हमको दूसरे देशों से मिलते हैं और हम दूसरे देशों को इस तरह का पेमेंट करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये भी हस्तांतरण एक देश से दूसरे देश को होता है। तो ये सरकार और विदेशी सेक्टर के बीच में भी संबंध है, सरकार और बिजनेस सेक्टर के बीच में भी संबंध है, सरकार और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में भी ये संबंध है। और ये संबंध उनकी विविध सेवाओं या के उपयोग के माध्यम से, या आर्थिक सहायता के माध्यम से, या प्रत्यक्षतः वस्तुओं के उपभोग के माध्यम से हम एक दूसरे देशों को करते हैं। और इस प्रकार से विभिन्न जो ये क्षेत्र हैं इनके बीच में उत्पादन का आवागमन या प्रवाह निरंतर चलता रहता है। और सारी स्थितियों में हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि विदिन जो सेक्टर्स है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के मध्य, हाउस होल्ड सेक्टर और सरकार के मध्य, सरकार और बिजनेस सेक्टर के मध्य, हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के मध्य, फॉरेन सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के मध्य, और फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट के मध्य। तो ये जो विभिन्न संबंध हैं और जिसमें उत्पादन का प्रवाह जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र से इस पहले क्षेत्र को आपस में अन्योन्याश्रितता जो है और जिसके माध्यम से ये उत्पादन की क्रियाएं निरंतर क्रियाशील होती हैं, इनको हम आय का सर्कुलर फ्लो या वर्तुल प्रवाह कहते हैं। और हमने उसको एक चित्र में चारों क्षेत्रों के अंतर संबंधों को और आर्थिक क्रियाओं के या आय के इस सर्कुलर फ्लो को, चक्रीय प्रवाह दिखाने का प्रयास किया है। तो हमें इनके मध्य जो आदान प्रदान या लेन देन होते हैं वे स्पष्टतः हमें पता होने चाहिए, और जब ये पता होंगे तो हम स्पष्टतः उनको उस फ्लो को दिखाने में सफल हो जाएंगे। तो चित्र की व्याख्या हम आपको अध्ययन कराते समय ही बताते चले हैं, लेकिन फिर एक बार हम फिर आपको यहाँ ध्यान दिला रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको इस चित्र में समाहित करने का प्रयास किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं में हम कुल उत्पादन और उपभोग की बात कर रहे हैं, लेकिन आय का वो हिस्सा जो बचा लिया जाता है और निवेश के माध्यम से कहीं लगता है, तो वो भी विभिन्न क्षेत्रों के मध्य में ये संबंध होते हैं और उनको हम
एक फाइनेंशियल सेक्टर के रूप में अलग करके और बीच में उसको दिखाने का प्रयास किए हैं, केवल इसलिए ताकि आप देख लें कि ये एक आदान प्रदान की एक विधि सर्कुलर फ्लो के रूप में वहाँ भी संचालित होती है। और यहाँ देखें ये लिखा हुआ फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है, पैसे जमा होते हैं, पैसे उधार दिए जाते हैं, और इस फाइनेंशियल सेक्टर में सभी वर्गों की बचतें आती हैं, और इस फाइनेंशियल सेक्टर से सभी सेक्टर्स को बारोइंग से उधार दिए जाते हैं। तो उसको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल सेक्टर से ये देखिए हाउस होल्ड की सेविंग्स यहाँ आएगी और हाउस होल्ड सेक्टर इनसे बारो करेगा, उधार लेगा, वो ये होगा। तो इस प्रकार से सर्कुलर फ्लो है। इसी प्रकार से बिजनेस सेक्टर की सेविंग्स और बिजनेस सेक्टर द्वारा बारोइंग, इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग्स और गवर्नमेंट सेक्टर की बारोइंग्स इस फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है। एक और चीज़ फाइनेंस सेक्टर में हम आपको बता रहे थे और बताने का प्रयास कर रहे थे, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम विविध नामों से जानते हैं। कई बार हम उनको डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं और कुछ स्थितियों में हम उनको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जिसका मतलब है कि ये निवेश उत्पादन की प्रक्रिया में हमारे देशों में या विदेशों में किए जाते हैं और इन पर लाभांश मिलते हैं। और ये लाभांश जो हैं, जो हमारे देश में विदेशी कंपनियां प्राप्त करती हैं, वो उनकी आय हो जाती है, और जो हमारे देश के उद्यमी विदेशों में ये जो इन पर डिविडेंड या इनकम प्राप्त करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम प्राप्त करते हैं, वो हमारे देश की हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये, क्योंकि डिविडेंड्स जो है वो आय का एक प्रवाह का एक खंड है, अंश है, इस नाते इस प्रवाह को भी हम इस फॉरेन सेक्टर के अंतर्गत दिखाएंगे और ये कहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो भी एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से इस देश, और इस प्रकार से ये प्रवाह फ्लो जो इनकम का है इस रूप में भी ये चक्रीय प्रवाह ले लेता है। तो ये प्रवाह इस रूप में देखिए, हमने देखिए ये दिखा दिया हाउस होल्ड सेक्टर का, बिजनेस सेक्टर का ये रो है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये करते हैं पेमेंट, इनको करते हैं, वस्तु सेवाएं जो यहाँ से उपलब्ध कराते हैं, और जब ये इनकी सेवाएं लेते हैं तो इनको ये फैक्टर पेमेंट्स करते हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट का ये सेक्टर लिखा हुआ है, पहले ही बता चुके हैं आपको। इसी तरह से बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का संबंध है। ये संबंध बिजनेस सेक्टर और फॉरेन सेक्टर के भी एक तरफ से आय प्राप्त होती है, दूसरे तरफ पेमेंट होता है, और हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर का भी ये स्थितियाँ हैं। और इस प्रकार से ये सर्कुलर फ्लो है। ये देखिए बाहर से ये टर्म दिखाया गया गवर्नमेंट सेक्टर का और फॉरेन सेक्टर का संबंध, गवर्नमेंट सेक्टर का फॉरेन सेक्टर का संबंध। तो गवर्नमेंट सेक्टर से ये इनको फॉरेन सेक्टर्स को जो आय प्राप्त होती है, ये पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स है, जो गवर्नमेंट द्वारा इम्पोर्ट किया जाता है वो है, और जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स फॉरेन कंट्रीज को किया जाता है इस गवर्नमेंट द्वारा, वो यहाँ इनकी आय है।